5वां चैप्टर आपका कांग्रेस। सर इसमें कुछ लिखा है भारत में दल हाँ, दलीय और दलीय वही, मतलब इसमें पढ़ना है कांग्रेस के बारे में। पार्टी है वही, दल और दलीय होते, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, किताबी भाषा में यही है, इसीलिए हम ये लिख देते। तो वो आपका गूगल चैटजीपीटी और यूट्यूब का भाषा में, बट हम किताब में मतलब जो है किताब में आपका यही है, इसीलिए हम ये लिखते हैं। बाकी सेम है, अलग है, ठीक है। तो कांग्रेस प्रणाली और चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। तो जानते हैं कि भारत में कितना पार्टी चल रहा है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, ये सारा पार्टी है जो अपना प्रधानमंत्री के लिए मतलब वोट करता है सभी, और जो जीतता है वो प्रधानमंत्री उसका एक आदमी कोई बनता है। तो जैसे अभी प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, वो किस पार्टी में है, बीजेपी। याद रखें। ऐसे ही कांग्रेस प्रणाली, ऐसे पहले क्या दबदबा चल रहा था ना, पहले कांग्रेस का दबदबा चलता था। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो 52 में, 57 में, 62 में, 67, मतलब हर एक 5-5 साल के बाद चुनाव होता था। तो उसी चुनाव में कांग्रेस का दबदबा चलता था। तो इसमें पूरा कांग्रेस से रिलेटेड करना है, ठीक है। सबसे पहला नेहरू के बाद, नेहरू जी कौन थे मालूम है, कौन थे? मतलब जब भारत आजाद हुआ था उसके समय प्रधान जल्दी लेट हो गया, बारिश हो रहा है सर, बारिश हो रहा है। तो रुक गया। कहाँ बारिश हो रहा है, पता नहीं चल रहा इधर नहीं हुआ पर लेकिन उधर हुआ। सर रोड पर मट्टी रहता है, साइकिल में लग जाता है, चलाने के है। गिरने का डर रहता है। नहीं गिरते तो ऐसे नहीं सर, बच जाता है ना तो साइकिल नहीं चल पाता है। अभी इस सीजन ही मट्टी का रहेगा, एक टकरवा ट्रैक्टर अभी तो आप ही का होगा, आपका खेत जोत के जाता होगा इसी वजह। देखिए 5वां चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियाँ और पुनर्स्थापना। स्टार्टिंग यस, स्टार्टिंग। इसमें पूरा हमको कांग्रेस से रिलेटेड करना है। कांग्रेस एक पार्टी है जो अभी भी जीवित है, लेकिन अभी उसका सरकार नहीं है। अभी सरकार किस पार्टी का है, बीजेपी पार्टी का। जो प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, बड़ा नाम, ठीक है। इसमें क्या है, पहले क्या दबदबा चल रहा था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले 3 साल तक, मतलब 1952 में, 57 में, 62 में जब चुनाव होता था तब कांग्रेस बहुत आसानी से जीत जाता था, और भी कोई पार्टी का चलने नहीं देता था। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए आराम से वो जीत जाता था। लेकिन उसके बाद यही है कि जब पंडित नेहरू का मृत्यु हो गया तब बहुत सारा चीज़ कांग्रेस में बदलाव हुआ, बहुत सारा बदलाव। तो वही आपका नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की, जब नेहरू जी का मृत्यु हो गया तब प्रधानमंत्री के पद पर किसको बैठाना चाहिए। तो नेहरू जी का मृत्यु कब हुआ, तो 1964 में, ये नोट कर लिया बाई चांस सब्जेक्ट में पूछता है, याद रखिएगा। 1964 में नेहरू जी का मृत्यु हो गया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल खड़ा हुआ। मतलब जब उनका मृत्यु हो गया तब सबको लगा, उनका पार्टी को, कि अब प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, ठीक है। तो सभी जो, देखिए ये लाल बहादुर शास्त्री, जब इनका मृत्यु हुआ था तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया, बहुत विचार विमर्श करके। तो पार्टी के नेताओं सिंडिकेट ने सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। सिंडिकेट क्या होता है,
समूह होता है कि इसमें बहुत बड़े बड़े नेता रहते हैं, वही लोग सेलेक्ट करते हैं कि किसको हमको क्या बनाना। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, पढ़ेंगे। ठीक है, इनका मृत्यु के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लेकिन इनका मृत्यु कब हुआ था? 1964 में। जब ये प्रधानमंत्री 1964 में बने लाल बहादुर शास्त्री, 2 साल के बाद इनका मृत्यु हो गया 1966 में। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 1966 में हो गया। तो फिर से एक सवाल पैदा हो गया कि अब इनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके बाद जो बने थे वो थे इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी किसकी पुत्री है मालूम है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। अभी देखिए आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। शास्त्री जी का कार्यकाल, लाल बहादुर शास्त्री जो 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे, उसमें वो क्या क्या काम किए थे। सबसे पहला काम, ये जो एक नारा दिए थे, क्या लिखे थे? 66। शास्त्री जी का कार्यकाल देखिए, मतलब 2 साल में वो क्या काम किए थे। तो पहला क्या था कि जय जवान और जय किसान का नारा ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। ये भी नोट करिए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। और 1965 कल पढ़े थे ना कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इसमें भी दिया हुआ। 1965 भारत पाक के युद्ध का नेतृत्व किया कौन? तो लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, 1966 में ताशकंद, कल पढ़े थे ताशकंद में ही उनका अचानक निधन हो गया। मतलब भारत पाकिस्तान के समझौता के लिए ताशकंद समझौता जो हुआ था वहीं पे गए थे और वहीं पे उनका निधन हो गया ताशकंद में। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ब्रैकेट देके ताशकंद लिख लीजिएगा। अगर पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ हुआ, तो ताशकंद में। ठीक है, ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ताशकंद में उनका मृत्यु हुआ। यहाँ तक समझिए कि नेहरू जी के बाद कौन बने थे। जब नेहरू जी का मृत्यु हो गया तब प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। और उस शास्त्री का कार्यकाल क्या था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। 1965 के भारत पाकिस्तान का युद्ध का नेतृत्व किए थे यही। और 1966 में ताशकंद समझौता होने के बाद ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। ठीक है, अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया तो फिर एक सवाल पैदा हो गया कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो 2 लोगों का नाम आया, एक तो इंदिरा गांधी थी और एक था मोरारजी देसाई। दोनों कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो दोनों का नाम आया कि इन दोनों में से किसी को बनाना चाहिए। ठीक है, अब किसको बनाना चाहिए भी सवाल था। तो क्या हुआ कि वोट दिया गया। कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे 3 हिस्सा में वोट दिया गया। तो 3 हिस्सा में से जो 2 हिस्सा था वो इंदिरा गांधी को मिला था और एक हिस्सा था मोरारजी देसाई को मिला था। इसीलिए इंदिरा गांधी जीत गई। तब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो ये भी प्रधानमंत्री बने तो आसान काम नहीं था, इनको भी बहुत काम करना। सबसे पहले देखिए सिंडिकेट। तो कांग्रेस के भीतर ताकतवर और बड़े नेताओं के समूह को सिंडिकेट कहा जाता है। ठीक है, समूह होता है, उसी में बड़े बड़े नेता होता है, उसी को सिंडिकेट बोलते हैं। जो पार्टी संगठन पर नियंत्रण रखता है कि कौन, तो मतलब यही नियंत्रण करता है कि कौन मंत्री बनना चाहिए, कौन गृह मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री बनेगा, रक्षा मंत्री कौन बनेगा, वही बड़े बड़े नेता, उसी को सिंडिकेट बोलते हैं, समूह। ठीक है, बड़े बड़े नेताओं का समूह को सिंडिकेट बोला जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी का चयन। तो शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच मुकाबला हुआ। सिंडिकेट के समर्थन से इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री। ठीक है, जब वोट हुआ तो 2-1 से जीत गई थी इंदिरा गांधी। और उसके बाद जो सिंडिकेट के नेता थे उनका नेतृत्व में और उनका समर्थन से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब बन गए। कब बने थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री? नहीं,
छियासठ। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ 1966। फिर उनका मृत्यु हुआ, उसी टाइम फिर उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, अब मुकाबला उनका क्या था थोड़ा देखिए। 66 में तो बने थे प्रधानमंत्री, लेकिन 1967 में भी फिर चुनाव हो गया, क्योंकि हर 5-5 साल के बाद चुनाव होता है। ठीक है, तो बोले ना 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, और उसके बाद 67 में। नहीं देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस को क्या भारी झटका लगा। केंद्र में सरकार तो बनी, लेकिन कई राज्य में कांग्रेस हार गई और गठबंधन आया कि राम गया राम की शुरुआत का दौर शुरू हुआ। ठीक है, गठबंधन क्या होता है? एक जैसे कि देखिए, टोटल लोकसभा का सीट कितना है 543 सीट पूरा देश में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि टोटल सीट है 543। ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो क्या है 543 में पूरा मतलब पार्टी लड़ता है, तो जिसका जितना ज़्यादा आएगा। ठीक है, पूरा देश, सॉरी भारत देश में भारत देश का क्या है लोकसभा 543 सीट है। ठीक है, उसमें उसका आधा लाना पड़ेगा, आधा जिसका आ गया तब वो प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये था नियम, अभी भी वही चल रहा है। मान के चलिए दोनों का बराबर आया, मतलब नहीं बराबर नहीं, एक का आ गया 266 और किसी का आ गया 250, ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या है कि जो तीसरा पार्टी है, ठीक है, तीसरा पार्टी वाला जो था, एक तो कांग्रेस पार्टी ले लेते हैं, एक बीजेपी पार्टी ले लेते हैं, तीसरा पार्टी को भी कुछ सीट मिल गया, मान के चलिए 10 सीट मिल गया या 15 सीट मिल गया। तब क्या किया कि तीसरा पार्टी को अपना पार्टी में मिला लिया, उसी को गठबंधन बोलते हैं, और फिर सरकार बना लेते हैं। ठीक है, बिहार में कैसे था कि बिहार में नीतीश कुमार का सरकार बना हुआ था, तो यहाँ पे बीजेपी का सरकार नहीं था, तो बीजेपी भी आए लड़ने, तो बीजेपी लड़ा, नीतीश कुमार का सरकार लगा, एनडीए जो बोलते हैं उसका सरकार है एनडीए, तो वो लड़ा। तो क्या था कि दोनों मिल के, यहाँ पे क्या है गठबंधन का सरकार है, ये याद रखिए कि बिहार में गठबंधन का सरकार है, बीजेपी और एनडीए दोनों को मिला के यहाँ पे सरकार होता है। तो वही कि दो पार्टी जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं गठबंधन। अगर एक पार्टी अगर जीत नहीं पा रहा है तो गठबंधन के मुकाबले और मिला के हम उस पार्टी को जिताएंगे, तो उसी को बोलते हैं क्या गठबंधन। तो जब 1967 में चुनाव हुआ तो क्या है कांग्रेस को भारी झटका लगा। केंद्र में सरकार तो बना कांग्रेस का, लेकिन बहुत से राज्य में कांग्रेस हार गया, बहुत से राज्य में। ठीक है, जैसे पहले क्या था, नेहरू जी जब मतलब लड़ते थे चुनाव, तो कहीं भी भारत में कोई भी राज्य एक या दो राज्य छोड़ के सभी राज्य में जीत जाते थे। लेकिन जब 1967 का चुनाव हुआ तो लगभग 10 से 12 राज्य में कांग्रेस का हार हो गया, तो बहुत प्रभाव पड़ा इसका। भले सरकार कांग्रेस का बना, लेकिन 10 से 12 राज्य में हारने का मतलब हुआ कि बहुत गिरावट आई उनका सरकार में। ठीक है, तो यही है 1967 का आम चुनाव। ठीक है, इसके बारे में आगे हम डिटेल्स दिया हुआ पढ़ें। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ 1969 में। विभाजन कि जो उनके नेता लोग थे, कोई इस पार्टी में चले गए, कोई उस पार्टी में चले गए, मतलब मिल गए जाके। राष्ट्रपति चुनाव 1969, बीवी गिरी इंदिरा समर्थित और AN संजीव रेड्डी सिंडिकेट समर्थित, मतलब ये सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता थे। ठीक है, इनके बीच मुकाबला हुआ जिसमें बीवी गिरी जीते कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति कौन बने थे, बीवी गिरी। ठीक है, ये बीवी गिरी नाम था राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ये तीनों में। हाँ, कांग्रेस नहीं, राष्ट्रपति एक ही रखता है। ठीक है, जैसे मान के चले अभी बीजेपी जीता हुआ है ना, तो बीजेपी वाला जिसको सोचेगा ना कि हम इसको राष्ट्रपति बनाएंगे, तो वो बने। ये नहीं कि कांग्रेस का या बीजेपी का ही आगे बनेगा, बीजेपी पार्टी में जो होगा उसी का कोई बनेगा। ठीक है, ये सब कांग्रेस पार्टी के थे, तो इनके बीच में थोड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन जिसमें बीवी गिरी जीते और वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, पार्टी से निष्कासन, अनुशासनहीनता के आरोप में सिंडिकेट के नेताओं ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बाहर कर दिया। जो सिंडिकेट के नेता थे, बड़े बड़े नेता, वो क्या था, इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिए, निकाल दिए उनको। तब जाके कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। टुकड़ा क्या, पहला कांग्रेस आर बन गया जो इंदिरा गांधी के साथ थी, और दूसरा जो टुकड़ा था कांग्रेस हो, जो संगठन सिंडिकेट वाले। ये दो टुकड़ा में कांग्रेस बढ़ गया, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ, ये दो टुकड़ा में बढ़ गया। अब देखिए दो टुकड़ा में बढ़ गया तो मामूली बात है कि जरूरी है कि हार ही जाएगा, तभी ना 10-12 राज्य में उनका हार हो गया। यही था बंटने का कारण कि दो टुकड़ा में कांग्रेस बटा, तब जाकर उनका बहुत सारे राज्य में हार मिला। ठीक है,
उसके बाद 1967 में चुनाव तो हुआ, जीत गए, ठीक है, लेकिन इतना आसान काम नहीं था, ठीक है। कांग्रेस की पुनर्स्थापना, फिर से कांग्रेस को कैसे एकजुट किया इंदिरा गांधी ने, वो देखिए। 1971 में फिर से चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। हाँ, ये भी नोट कर लीजिए, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। क्या आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप हाँ, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। आपको इतना ही लिखना है कि इंदिरा गांधी ने किसका नारा दिया, तो गरीबी हटाओ का, बस। और 1971 में दिया था ये। हाँ, 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, ठीक है। और जो इनके विपक्षी पार्टी थे उन्होंने क्या कहा कि इंदिरा को हटा दो, इनको निकाल दो, ठीक है। लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा, शानदार जीत इंदिरा की कांग्रेस आर, जो आर वाला था, ठीक है। ये भी याद रखिए कि जब दो पार्टी में दो टुकड़ा में बटा था तो इंदिरा गांधी का कौन सा पार्टी था, कांग्रेस आर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कांग्रेस आर को भारी बहुमत मिला, जिससे साबित हुआ कि असली कांग्रेस वही है, ठीक है। इंदिरा गांधी का पार्टी कौन था, कांग्रेस आर, ठीक है। और सिंडिकेट का पार्टी कौन था, कांग्रेस ओ, ठीक है। और जब चुनाव हुआ 1971 में फिर से 4 साल के बाद, तो फिर से इंदिरा गांधी की पार्टी जो कांग्रेस आर था उनको बहुत भारी बहुमत मिला और वो जीत गए, जिससे साबित हो गया कि असली कांग्रेस वही है, इंदिरा गांधी की पार्टी, ठीक है। क्लियर। आप देखिए नेहरू जी के सिंडिकेट, जिसमें बड़े बड़े नेता लोग, ठीक ना, कांग्रेस को। अब देखिए इसमें डिटेल्स थोड़ा दिया हुआ। नेहरू जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संकट। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के साथ ही देश में नेतृत्व का शून्य उत्पन्न हो गया कि मान के चले प्रधानमंत्री नहीं रहेगा तो देश को चलाएगा, ठीक है। वही बात है 1964 में जब नेहरू जी का निधन हो गया तो देश का नेतृत्व करने वाला तो कोई बचा नहीं, तो वही शून्य उत्पन्न हो गया, जीरो हो गया हमारा देश। उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस प्रश्न को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी बहस शुरू होगी कि कौन बनेगा, कोई कह रहा था इसको बना दो, कोई कह रहा था इसको बना दो, ठीक है। आशंका व्यक्त की जाने लगी कि मजबूत नेतृत्व के अभाव में देश अस्थिर हो सकता है। अगर देश को तो मालूम चल ही गया था कि नेहरू जी नहीं रहे तो कोई इधर दंगा करेगा, कोई इधर फसाद करेगा, तो वही है कि अभाव में देश अस्थिर हो सकता है, ठीक है। यह डर उभरने लगा कि कहीं हालात सेना के हस्तक्षेप की ओर ना बढ़ जाए, ठीक है। कि ये नहीं कि दूसरा देश वाला आक्रमण कर दे, उस देश का प्रधानमंत्री तो रहा नहीं, अब उस देश को कौन बचाएगा, कौन मतलब आज्ञा देगा, ऑर्डर देगा कि जाओ लड़ो। वही था कि यह डर उभरने लगा कि कहीं हालात जो सेना था उसके हस्तक्षेप की ओर ना बढ़े। लोकतंत्र का कमजोर होना और शासन व्यवस्था में अव्यवस्था फैलने की चिंताएं भी सामने आने लगी। लोकतंत्र उनका कमजोर हो गया, ठीक है। वही पार्टी मृत्यु के बाद शासन में भी थोड़ा सा चिंता आने लगा कि सबसे मेन चिंता था कि कौन शासन संभालेगा, ठीक है। अब देखिए पंडित नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना, पंडित नेहरू जी की जगह प्रधानमंत्री कौन बना था, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू के बाद, ठीक है। श्री क्या बोले ना, ये याद रखिए, याद ही रहेगा। श्री लाल बहादुर शास्त्री एक प्रधान समझौताकर्ता, मध्यस्थ तथा समन्वयकार थे। मतलब बहुत ही समान व्यक्ति थे, एकदम समझते थे कोई भी बात को, इसीलिए उनको प्रधानमंत्री बनाए, ठीक है। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ठीक है। शास्त्री जी ने अपनी सूझबूझ से न केवल 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण का सामना किया बल्कि युद्ध में पाकिस्तान को हराया, ठीक है। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब शास्त्री जी कार्यकाल संभाल रहे थे, ठीक है। और पाकिस्तान को युद्ध में हरा भी दिया था अपनी सूझबूझ से। सोवियत संघ के प्रयासों से 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ
और ताशकंद में ही 1966 में शास्त्री जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ठीक है, कि जब भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हो रहा था तभी ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया था। ठीक है, समझे। ये लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ा सा था कि पंडित नेहरू के बाद उत्तराधिकारी बने थे, बहुत ही समझौता करता व्यक्ति थे, समन्वय व्यक्ति थे। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी ने 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण का सामना किया और युद्ध में पाकिस्तान को हराया। और जब सोवियत संघ में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हो रहा था तब ताशकंद में 1966 में शास्त्री जी का मृत्यु हो गया। ठीक है, अगर शास्त्री जी के बारे में पूछता है तो डिटेल्स में ये पॉइंट बना के अपना लिखना। ठीक है, यदि याद रहेगा क्या आसान है। ठीक, क्या है ऐसे बोल दीजिएगा। पंडित नेहरू के बाद लाल बहादुर जी प्रधानमंत्री बने, बहुत ही समान व्यक्ति थे। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में वही कार्यकाल संभाल रहे थे और पाकिस्तान से युद्ध जीते। और 1966 में ताशकंद समझौता के बीच उनका मृत्यु हो गई। सिंपल। ठीक है, अब देखिए जब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया अब फिर टेंशन हो गया कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री की उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी बनी। उनके बाद कौन बने प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। ठीक है, मोरारजी देसाई के आग्रह पर प्रधानमंत्री पद के लिए करवाए गए मत विभाजन में अधिकांश कांग्रेस नेताओं ने इंदिरा गांधी के पक्ष में मत दिए। बोले ना, दोनों में वोट हुआ था मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में, तो दो जो भाग था वो इंदिरा गांधी को मिल गया और एक ही भाग मिला था मोरारजी देसाई के लिए, इसीलिए हार गया था। तब जाके इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया, गरीबी को हटाने के कार्यक्रम घोषित किए, देश की सेनाओं को आधुनिकीकरण किया तथा 1974 में पोखरण में ऐतिहासिक परमाणु विस्फोट किया। देखिए प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या किए। पहला क्या है, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिए, गरीबी को मिटाने का थोड़ा दूर किए, गरीब मिटाएंगे। देश की जो सेना थी उसको एकीकरण किए। 1974 में परमाणु विस्फोट हुआ, वो भी इंदिरा गांधी के द्वारा ही करवाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने ये काम किए। ठीक है, परमाणु पहले परमाणु बम के बारे में। ठीक है, कि भारत को नहीं परमाणु, सब सोच रहा था कि परमाणु बम नहीं है भारत के पास, ये भी परमाणु बनाने लगे। पहला परमाणु बम इन्हीं के द्वारा छोड़ा गया, ये प्रधानमंत्री। अभी तक परमाणु नहीं छोड़ा, लेकिन यही अपना किए थे। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हराया, जिसके कारण बांग्लादेश नाम का नया अस्तित्व में आया। 1971 में जब भारत पाकिस्तान को युद्ध में हराया, जिसके कारण बांग्लादेश एक नया देश उदय हुआ था। उस टाइम भी प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ठीक है, याद रखिए। ये थे लाल बहादुर शास्त्री के बाद उत्तराधिकारी। तो ये इंदिरा गांधी के बारे में डेफिनेशन है। ठीक है, अगर इंदिरा गांधी के बारे में पूछता है डिटेल्स, आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख दीजिएगा ना, एक बार खाली पढ़ना एग्जाम से पहले रात को और सुबह में लिख लें, याद रहेगा, सब आसान है। आप देखिए 1960 का दशक खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो दशक मीन्स क्या होता है? दशक मीन्स साल। साल तो एक साल ना, 10 साल। 1960 का अगर दशक का बात हो रहा है तो 1960 से लेकर 1970, तो वही है कि 1960 का दशक खतरनाक क्यों माना जाता है। तो देखिए आगे 10 साल के बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों उसको सबसे खतरनाक दशक माना गया। तो क्यों नहीं माना जाएगा? उसमें 2 प्रधानमंत्री का मृत्यु हो गया। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन हो गया, 2 पार्टी में बन गया, तो देश का तो थोड़ा सा लगेगा ना, प्रभाव पड़ेगा कि देखिए सूखा आ गया, मानसून खराब हो गया, कमी पड़ गया अनाज का, ये सारा चीज़ें। तो 10 साल में ही तो देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नेहरू जी की 1964 में मृत्यु, देश में नेतृत्व का संकट। सबसे पहले इसका मृत्यु हो गया नेहरू जी का, सबसे बड़ा संकट। 1966 में शास्त्री जी का मृत्यु हो गया, ये भी संकट था एक। 1962 में चीन हमला किया था, कल पढ़े थे, पढ़े था ना। तो 1962 में चीन हमला किया था तो भारत को भारी नुकसान हुआ था और भारत हारा भी था चीन से। ठीक है, तो ये भी एक संकट था।
1965 में पाकिस्तान के साथ हमला हुआ तो दोनों देश के बीच युद्ध हुआ था। भले ही भारत जीत गया लेकिन हानि तो हुआ था भारत को भी। ठीक है, रक्षा का खर्च बढ़ गया, बहुत खर्च बढ़ा रक्षा का, सेना का रक्षा का। ठीक है, लगातार सूखा, बारिश भी नहीं हो रहा था, मानसून भी खराब हो गया था उस दशक में, ये भी एक प्रभाव पड़ा आपका दशक में। ठीक है, खाद की भारी कमी, अनाज आयात करना पड़ा। आयात निर्यात समझते हैं ना, इस देश से लाना दूसरे देश से पहुंचाना, यही होता है आयात निर्यात। ठीक है, कि अगर आपके देश में ज़्यादा अनाज हो रहा है तो दूसरे देश को आप बेचिए, उस देश में ज़्यादा कुछ हो रहा है तो आप अपना देश में लाइए। जैसे भारत रूस से तेल लाता था और भी चीज़ लाता था, तो ये तो क्या था कि लगातार सूखा हो गया, मानसून भी खराब रहने लगा, इसीलिए ये कमी हो गया अनाज का। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी बढ़ गई। ठीक है, कई जगह हिंदू मुसलमान दंगे हुए, आम बात होता रहता है। सामाजिक तनाव और क्षेत्रीय विवाद, भाषा, मतलब क्या चाहता था समाज कि जौन सा क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है उस क्षेत्र को उसी हिसाब से डेवलप कर दिया जाए। ठीक है, कि जौन सा क्षेत्र में जो भाषा बोला जाएगा उस क्षेत्र में वैसे ही लोग रहेंगे, दूसरा भाषा वाले लोग नहीं रह सकते। तो ये कारण हो गया। कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया 1969 में, सॉरी। ठीक है, ये भी एक कारण था। ठीक है, इतना कारण है आपका 1960 का दशक, इसीलिए खतरनाक माना जाता। याद रहेगा, आसान है, पॉइंट वाइज बना के, इसीलिए कितना अच्छा से समझाया हुआ। नेहरू जी का मृत्यु सबसे पहला, फिर शास्त्री जी का मृत्यु हो गया, ये भी एक खतरनाक था। और क्या था, 1962 में चीन का हमला, इससे भी नुकसान हुआ। 1965 में पाकिस्तान से हमला हो गया, ये भी नुकसान हो गया। रक्षा खर्च बढ़ गया, लगातार सूखा हो गया, मौसम खराब हो गया, खाद की कमी पड़ गई, अनाज का कमी पड़ गया, रुपये का मूल्यन और विदेशी मुद्रा में कमी हो गया, मतलब भारत का रुपया भी था वो भी गिर गया थोड़ा। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गया, कई जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, सामाजिक तनाव और क्षेत्रीय विवाद हुआ कि जौन सा भाषा हम जहाँ बोलेंगे जिस राज्य में वहाँ पर वही लोग रहेंगे और कोई नहीं रह सकते। कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो गया उसी टाइम। ये सारा कारण है 1960 का दशक में, इसीलिए ये दशक खतरनाक माना जाता है। ठीक है, और ये अब देखिए, भारत में चौथा आम चुनाव जब 1967 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए, सॉरी 538 लिखा था, सॉरी 520 लिखे, गलती हो गई। हाँ नहीं 520 लिखा, नोट काट दिए इसको, 520 लिखे। हाँ देखिए, इसके बारे में आप पढ़ना क्या, बोले था ना कि 520 सीटें, तो उसमें कितना सीटें लाना पड़ता था प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो भारत में चौथा आम चुनाव 1967 में आयोजित किया गया। चौथा आम चुनाव कब हुआ था? 1967 में। पहला आम चुनाव कब हुआ था? चौथा, पहला कब हुआ था? 1966 में। कैसे? 5-5 साल पे चुनाव होता था, माइनस करिए। 1962 में तो तीसरा होगा, 1957 में दूसरा होगा, 1952 में पहला होगा। 1952 में पहला आम चुनाव, 1957 में दूसरा आम चुनाव, 1962 में तीसरा और चौथा आम चुनाव हुआ था 1967। अरे 5-5 साल माइनस कर दिया, पता चल जाएगा। 5 साल का चुनाव होता था ना। ठीक है, तो चौथा आम चुनाव तो 1967 में आयोजित किया गया था। इस चुनाव में भारतीय मतदाताओं ने कांग्रेस को वह समर्थन नहीं दिया जो पहले 3 आम चुनाव में मिला हुआ था। मतलब जो भारत के लोग थे वो कांग्रेस को इस चुनाव में ज़्यादा समर्थन नहीं दिया पहले 3 के मुकाबले में। पहले 3 में क्यों दिया था ज़्यादा समर्थन? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे पहले 3 चुनाव में मौजूद। ठीक है, इसीलिए इसमें उसको समर्थन नहीं मिला ज़्यादा। लोकसभा के कुल 520 सीट में कांग्रेस को केवल 283 सीट प्राप्त हुआ। ठीक है, लोकसभा में 520 सीट था तो कांग्रेस को केवल 283 सीट प्राप्त हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस को बोले थे ना कि 10-12 राज्य में उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस को 8 राज्य विधानसभा में हार का सामना भी करना पड़ा। ठीक है, पहली बार देश में गैर कांग्रेसवाद की लहर दिखाई दी और राज्य में कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया।
पहला बार कोई पार्टी मतलब बोला था कि वो गैर कांग्रेसवाद है, ठीक है, मतलब उस पार्टी के खिलाफ नारा दिया। ये भी जानेंगे कि ये गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया, ठीक है। आगे है, तो पहली बार देश में क्या है, गैर कांग्रेसवाद का लहर दिखाई दिया और राज्य में कांग्रेस का जो एकीकरण था वो टूट गया, ठीक है। तो चौथा आम चुनाव में ये हुआ था कि 1967 में हुआ था, 520 सीट में कांग्रेस को कितना सीट मिला, 283 सीट। 8 राज्य में उनको हार का भी सामना करना पड़ा और उसी साल में मतलब पहली बार देश में गैर कांग्रेसवाद की लहर दिखाई, ठीक है। कई राजनीतिक विशेष लोगों ने इस परिणाम को राजनीतिक भूकंप की समझा दी। यह राजनीति में भूकंप आया तो कोई इधर उधर चला जाएगा पर, ठीक है। अब देखिए गैर कांग्रेसवाद का अर्थ क्या है। कांग्रेस और उसकी नीतियों के विरुद्ध अलग अलग विचारधाराओं वाली राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर कांग्रेस को वर्चस्व को चुनौती देने की रणनीति। मतलब जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जो अलग अलग पार्टी के लोग थे, पता नहीं उस टाइम कौन कौन पार्टी थे, तो वो पार्टी जो थे वो क्या थे, सभी एकजुट हो गए और कांग्रेस पे हमला बोल दिया और वही बोले थे कि ये गैर कांग्रेसवादी है, ठीक है। तो गैर कांग्रेसवाद का समझे कि और जो 2-3 पार्टी थे वो एकजुट हो गए और इनके खिलाफ नारा लगाने लगे, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। तो इसमें जो नेता है वो गैर कांग्रेसवादी नेता है, ठीक है। इस विचार को प्रमुख रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा कि गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था या कौन बोला था, ये नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये गैर कांग्रेसवाद का अर्थ समझाया या नारा दिया, ठीक है। सबसे पहला बार यही बोला था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जितना नोट करते हैं वो नोट इसलिए करवा रहे हैं, सारा को नोट करने वाला ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, उस सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लिखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया या बोला। हो गया, चलिए अब क्या है दूसरा पॉइंट। 1960 के दशक में बिगड़ते राजनीतिक और आर्थिक माहौल को देखते हुए विपक्षी दल अधिक सक्रिय हो गए। मतलब देखा कि 1960 के दशक में जो राजनीति बिगड़ रहा था उसी को माहौल को देखते हुए जो विपक्षी दल थे बोले ना एकजुट हो गए और कांग्रेस को हराने का प्रयास कर रहे, ठीक है। विपक्षी को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता और कांग्रेस की आंतरिक कला उनके लिए कांग्रेस को सत्ता से हटाने का अवसर है। मतलब जो दूसरे पार्टी के जो लोग थे उनको क्या लगा कि जो इंदिरा गांधी थे वो तो कम अनुभव है, उनको तो अभी प्रधानमंत्री का उतना अनुभव नहीं था, ठीक है, क्योंकि वो 1966 में बने थे प्रधानमंत्री और फिर आम चुनाव कब हुआ, चौथा 1967 में, एक साल में उनको क्या अनुभव हुआ। यही सोच के दूसरे पार्टी के जो लोग थे कि इंदिरा गांधी को तो कोई अनुभव नहीं है, अब क्या इसी का फायदा हम उठा के कांग्रेस को सत्ता से हटा सकते, दूसरा पार्टी के लोग सोचने लगे, ठीक है। समाजवादी नेता, ठीक है, दूसरा पार्टी की बात हो रहा है, ये जो राम मनोहर लोहिया थे समाजवादी नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक है और गरीबों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। इसका क्या मानना था कि कांग्रेस का जो नेता है गरीबों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये इंदिरा गांधी था, ये खुद नारा दिए थे कि गरीबी को दूर करो, गरीबी को हटाओ, ठीक है। लोहिया का क्या था कि ये क्या बोला था कि कांग्रेस इसके खिलाफ काम कर रहा है, ठीक है। लोहिया ने सुझाव दिया कि सभी गैर कांग्रेसी दल को एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा बनाना चाहिए ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। मतलब जो कांग्रेस दो पार्टी में बट गया था वो और आर में क्या क्या लोहिया कि वो जो अलग पार्टी बना था उसको एकजुट होना है और जो दूसरा पार्टी था और जो कांग्रेस के मतलब जो इंदिरा गांधी जो उस पार्टी से थे उसके खिलाफ ये मोर्चा बनाना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, ठीक है। वो कहना था किसका, लोहिया का, ताकि आपका लोकतंत्र मजबूत हो सके, ठीक है, समझे। अब विभिन्न दलों को साथ लाकर कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने की
इस रणनीति को ही गैर कांग्रेसवाद कहा गया। समझिए गैर कांग्रेसवाद किसको कहा गया कि कांग्रेस के वर्चस्व विभिन्न दल मतलब अलग अलग पार्टी के जो उनको एक साथ मिलाकर कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देना कि कांग्रेस के साथ लड़ना। जैसे अभी क्या है कि बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टी एकजुट हो रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी समाजवादी पार्टी हो, और भी कांग्रेस ही मान के चलिए, कांग्रेस ही ले लीजिए। अभी क्या है बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टी एकजुट हो रहे हैं। उस टाइम क्या था कि कांग्रेस को हराने के लिए सभी दल एक साथ शामिल हो गया और उसी को गैर कांग्रेसवाद कर। ठीक है, क्लियर। चलिए अब 1969 में कांग्रेस का विभाजन, ये तो पढ़ ही लिए थे, 2 में विभाजन हुआ था। कांग्रेस वो किस में चला गया था, सिंडिकेट में, और कांग्रेस राज जो था वो इंदिरा गांधी ने अपनाया। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है कि 2 पार्टी में विभाजन हुआ था, कांग्रेस हो जो सिंडिकेट और कांग्रेस आर वो इंदिरा गांधी। विभाजन के क्या कारण थे, इसलिए विभाजन हुआ था। सबसे पहला कारण राष्ट्रपति चुनाव पर विवाद। पहला कारण था कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, इस पर विवाद हुआ था। तो इंदिरा गांधी बीवी गिरी का समर्थन कर रही थी और जबकि सिंडिकेट नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में था। इसी मुद्दे ने बड़ा टकराव पैदा किया। ठीक है, इंदिरा गांधी क्या चाह रही थी कि बीवी गिरी राष्ट्रपति बने, सिंडिकेट वाले क्या चाह रहे थे कि नीलम संजीव रेड्डी वो राष्ट्रपति बने। तो सबसे पहला ये कारण था कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद हुआ था विभाजन के। ठीक है, सबसे पहला कारण। दूसरा कारण सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी संघर्ष, दोनों में थोड़ा लड़ाई हुआ था, बोला वाली। अब पार्टी का शक्तिशाली सिंडिकेट इंदिरा गांधी के फैसलों पर नियंत्रण रखना चाहता था। मतलब क्या चाहता था सिंडिकेट वाला कि जो हम बोले वही इंदिरा गांधी करे, भले वो प्रधानमंत्री हो अलग बात, लेकिन हम जो बोलेंगे वही करें। हाँ, लेकिन इंदिरा गांधी स्वतंत्र रूप से अपना काम करना चाहते थे, आज़ादी से। हम जो काम कर रहे हैं वो किसी के अंडर में नहीं करें, हम आज़ादी से काम करें। ठीक है, ये तो दूसरा कारण सिंडिकेट बनाम इंदिरा गांधी। दक्षिण पंथी और वामपंथी पढ़े थे हम पहले, किसमें पढ़े थे, इतिहास में, पॉलिटिकल में। क्या होता है दक्षिण पंथी और वाम? दक्षिण पंथी जैसे कि कोई इसका मतलब कारखाना तो वही उसका जाना पड़ता है, और वामपंथी के लिए सामाजिक के लिए काम करता है। वही दक्षिण, एक कारण ये भी बना इसमें दक्षिण पंथी और वामपंथी। क्या था कि कांग्रेस के कुछ नेता दक्षिणपंथी दल के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे और कुछ नेता वामपंथी दल के साथ गठबंधन के पक्ष में। ठीक है, दक्षिणपंथी और वामपंथी तो आप जानते ही हैं, बता दिए थे कि एक समाज के लिए लड़ता था और एक समाज के हित के लिए नहीं लड़ता था, वही दक्षिणपंथी और वामपंथी। तीसरा कारण था विभाजन का, ये दक्षिणपंथी और वामपंथी। ठीक है, चौथा युवा तर्क बनाम सिंडिकेट। युवा लोग थे वो, युवा तर्क इंदिरा के समर्थक में, जो युवा जो नेता थे वो क्या थे, इंदिरा के समर्थक में थे। बैंक का राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रीवी पर्स को खत्म करने का पक्ष। प्रीवी पर्स क्या होता है? प्रीवी पर्स होता था जो पहले के राजाओं थे, उनको क्या था, वो कर्ज इसको बोलते हैं ना, जिनको दिया जाता है कि आपका महीना पूरा गया आप लीजिए फ्री, तो काम किया नहीं। राजा जो पहले के लोग क्या करते थे, राजाओं को दिया जाता था पैसा मंथली, ऐसे उसी को बोलते हैं प्रीवी पर्स। कि मंथली राजाओं को, मान के चले ना कहीं पे कोई चवारा है तो चवारा में कोई गुंडा मतलब राज कर लिया, अब हर महीना पैसा लेगा सबसे। ऐसे ही कि जो पहले जिस राज्य के राजा थे उनको क्या था कि मतलब मंथली पैसा मिलता था बिना कुछ किए। हाँ, राजा को वही क्या था, वो खत्म करने का मतलब ये खत्म करवाते इंदिरा गांधी कि नहीं ये गलत है, ये हम बंद करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या किए थे कि बैंक का राष्ट्रीयकरण किए थे कि सभी को बैंक, जो जितने भी राष्ट्र के बैंक थे सभी को एकजुट किए थे और राजाओं के प्रीवी पर्स को खत्म किए इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है सिंडिकेट इसका विरोध कर रहा था। जो सिंडिकेट पार्टी था इसका विरोध कर रहा था कि नहीं ये सही है, इसको चलने दिया जाए। ठीक है, तो चौथा कारण ये भी बना कि युवा तुर्क और बनाम सिंडिकेट। ये जो युवा तुर्क चाहते थे कि बैंक राष्ट्रीयकरण नहीं तो और राजाओं के प्रीवी पर्स को खत्म करना। ठीक है, बट सिंडिकेट क्या था, इसका विरोध कर रहा था। ठीक है, प्रीवी पर्स समझे ना, राजाओं को मंथली कर दिया जाता था, पैसा दिया जाता था कि आप राजा हैं।
हाँ ऐसे, तो उसको खत्म किया था इंदिरा गांधी ने कि नहीं ये गलत है। ठीक है, चौथा कारण ये था विभाजन का। उसके बाद है मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना। मतलब मोरारजी देसाई क्या था, प्रधानमंत्री तो बना नहीं, उसको वित्त मंत्री का दे दिया दर्जा कि आप वित्त मंत्री बने। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, वित्त विभाग उनसे वापस ले लिया कि आप वित्त मंत्री नहीं रहिएगा, आप कुछ और रहिए। तो इंदिरा गांधी ने वित्त विभाग उनसे वापस ले लिया। जैसे ही वित्त विभाग वापस लिया मोरारजी देसाई से, मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस्तीफा दे दिया। और इसका विरोध कौन किया, तो सिंडिकेट जो पार्टी था वो विरोध किया कि क्यों आप मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री के पद से हटा। जैसे अभी शिक्षा मंत्री के पद से हटा ना, इस्तीफा दिया, इतना मारपीट हुआ। ऐसे उस टाइम जो भी फालतू में किया था आपको लगता है क्या, तो ये देखिए 4-5 कारण है आपका कि विभाजन के क्या कारण है। तो ये पूछ सकता है कि आपका कांग्रेस जब 1969 में विभाजन हुआ था तो क्या कारण था। तो सबसे पहला कारण राष्ट्रपति चुनाव पर विवाद। दूसरा कारण सिंडिकेट बना इंदिरा गांधी संघर्ष कि मतलब सिंडिकेट वाला चाहता था कि इंदिरा गांधी उनके फैसले पर काम करे, बट इंदिरा गांधी क्या आज़ादी रूप से काम करना चाहती थी। तीसरा था दक्षिणपंथी और वामपंथी कि कुछ नेता दक्षिणपंथी मानते थे और कुछ नेता वामपंथी मानते थे कि हम दक्षिणपंथी में रहेंगे और कुछ वामपंथी में। चौथा कारण युवा तर्क बनाम सिंडिकेट। युवा तर्क वाले जो चाहते थे कि सही बैंक का राष्ट्रीयकरण हो और राजाओं को जो प्रीवी पर्स मिलता है उनको खत्म किया जाए, बट सिंडिकेट इसका विरोध करता था। उसके बाद पांचवा था मोरारजी देसाई से वित्त विभाग वापस लेना, ये पांचवा कारण था। ठीक है, क्लियर। विभाजन का परिणाम हाँ किस लिए विभाजन हुआ था 1969 में कांग्रेस का, यही सब कारण था विभाजन। ठीक है, बैठ लेंगे हम ग्रुप में। अब देखिए 1971 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। ठीक है, तो 1971 के लोकसभा चुनाव में जब परिणाम घोषित हुआ तो इंदिरा गांधी को लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिला। मतलब बहुत से ज़्यादा समर्थन मिला इंदिरा गांधी को। कैसे, तो उनका पार्टी कांग्रेस आर ने भारी बहुमत प्राप्त किया और लोकसभा के 518 में से 352 सीट जीती। समझे, ये 518 सीट था, उसमें से 352 सीट वही जीती कांग्रेस से। तो भारी बहुमत से लोकसभा चुनाव में 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जीत हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा कि 1971 में 518 में से 352 सीट जीता था कांग्रेस वाला। ठीक है, जिससे उनको बहुमत प्राप्त हुआ बहुत ज़्यादा, 518 में से 352। अभी 520 सीट का बात की है, लेकिन अभी हम यहाँ पे 543 सीट ही है। लोकसभा में जो सीट है ना 543 ही है, ताकि कुछ सीट बढ़ा क्लियर नहीं, हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए उस टाइम क्या है, मुख्य दल को कितना सीट प्राप्त हुआ। सबसे पहला क्या है, कांग्रेस आर पार्टी को 352 सीट, कांग्रेस ओ पार्टी को 16 सीट, सीपीआई पार्टी था उसको 23 सीट, सीपीएम पार्टी था उसको 25 सीट, जनसंघ पार्टी था उसको 22 सीट, लोकतंत्र पार्टी था उसको 8 सीट। ठीक है, 1971 का बात हो रहा है। 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसका परिणाम क्या था, ये परिणाम था। कांग्रेस पार्टी को इतना मिला था सीट, कांग्रेस आर को, कांग्रेस ओ को इतना, सीपीआई पार्टी को इतना सीट, सीपीएम को इतना सीट, जनसंघ को इतना सीट और लोकतंत्र पार्टी को इतना सीट। ठीक है, अब देखिए 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिलने के कारण, 1971 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो इतना क्या मतलब क्या कर दिए थे इंदिरा गांधी को, उनको इतना बहुमत मिला था बहुत ज़्यादा। इंदिरा गांधी का मजबूत नेतृत्व, इंदिरा गांधी की चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता ने जनता को प्रभावित किया। सबसे प्रभावित किया था वो कि जो वो नारा दिए थे कि गरीबी को हटाओ, सबसे ज़्यादा वो नारा प्रभावित किया था इंदिरा गांधी। ठीक है, इसीलिए उनको भारी बहुमत मिला। और दूसरा क्या था कि उन्होंने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, दूसरा। और तीसरा क्या था कि कई राजाओं के प्रीवी पर समाप्त कर दिए।
जो राजाओं को प्रीवी पर्स मिलता था वो भी समाप्त करें। तब तो जनता को लगे कि अब जो पैसा लेता था राजा अब नहीं लेगा, तो इससे तो परंपरा ही है, इसीलिए उनको बहुत बहुमत मिला। कई विकासात्मक नीति उनको उनकी छवि को मतलब और भी विकास किए थे देश में, तो उनका भी इसके कारण उनका छवि मजबूत हुआ था। तो ये कारण था 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी को इतना ज़्यादा बहुमत क्यों मिला था, 352 सीट क्यों मिला, तो ये कारण। पहला क्या कारण था, ये चमत्कारी। पहला आप गरीबी ले लीजिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था, ठीक है इंदिरा गांधी। ये बैंक का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया गया, और भी विकासात्मक नीतियाँ काम किया जिनसे उनका छवि मजबूत हो गया देश में, ठीक है। तो ये था इंदिरा गांधी को भारी बहुमत मिला इसीलिए, ठीक है। समाजवादी नीतियाँ क्या होता है, इंदिरा गांधी ने समाजवादी विचारों को बढ़ावा दिया। चुनाव रैलियों में उन्होंने बराबरी और सामाजिक न्याय की बात कर जनता का समर्थन जुटाया कि सभी समाज जो है एकजुट रहेंगे, बराबर का मतलब उनको सम्मान दिया जाएगा, और सभी के न्याय के हित में बात की, ठीक है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। यह नारा देखिए, यह नारा क्या है, बहुत लोकप्रिय हो और गरीब तबके को सीधे प्रभावित थे, जो गरीब लोग थे यह नारा से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। इंदिरा गांधी का नारा जन भावनाओं से जुड़ाव, जबकि विपक्ष का इंदिरा हटाओ नारा लोगों को पसंद नहीं, मतलब जो विपक्ष का पार्टी था सिंडिकेट पार्टी, उसका नारा था इंदिरा हटाओ, ये लोगों को पसंद नहीं आया। पसंद कौन सा आया, ये वाला नारा गरीबी इंदिरा गांधी ने दी, ठीक है। कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की पकड़, कैसे पकड़ हुआ था, 1969 के पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस पर उनका पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। पार्टी में कोई भी नेता उनके फैसले को खुलकर विरोध नहीं कर सकता, ठीक है। अगर वो बात बोले तो वो होगा, कोई भी नेता उनका विरोध नहीं करता था कि आप गलत बोल रहे हैं सही बोल, ठीक है। उनके पार्टी के लोग, जो कांग्रेस आर के पार्टी थे उनके लोग, दूसरा पार्टी के लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद कमजोर और विभाजित विपक्ष, जो विपक्ष के लोग थे वो बहुत कमजोर थे कांग्रेस, विपक्षी दल एकजुट नहीं थे और उनके पास कोई मजबूत सर्वसम्मत नेता नहीं था, कोई नेता भी मजबूत नेता नहीं था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा नेता चाहिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता चाहिए, तो वो भी नहीं था, ठीक है। इसीलिए वो बहुत कमजोर था विपक्षी दल, इसीलिए जीत भी नहीं रहा। दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने जन भावनाओं को समझाकर अपनी नीतियां पेश की, जिससे उन्हें भारी समर्थन मिला, ठीक है। जन भावनाओं को समझकर अपनी नीतियां पेश की, जिन्हें उनको भारी समर्थन मिला और उनको क्या है वोट प्राप्त हुआ, जिनसे बहुमत ज़्यादा मिला। ये भी सब कारण है लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने, ठीक है। पहला कारण इंदिरा गांधी का मजबूत नेतृत्व, दूसरा समाजवादी नीतियाँ, समाज को बढ़ावा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था, कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की पकड़, जो अगर वो फैसला लेते थे कोई उनका पार्टी के लोग विरोध नहीं कर सकते थे, भले दूसरा पार्टी के लोग विरोध करते। कमज़ोर और विभाजित विपक्ष, जो उनके विपक्ष के लोग थे बहुत ही कमज़ोर थे, उनमें कोई मजबूत नेता नहीं था, इसीलिए, ठीक है। दूसरे जन भावना का काम किया था, इसीलिए और भी ज़्यादा हमको समर्थन मिला, ठीक है। अब क्या बचता है आपका, ग्रेट अलायंस, दल बदल का आया राम गया राम, ये जुमला कैसे, सिंडिकेट, नेता, प्रेरी पर्स, बड़ा है तो थोड़ा कांग्रेस का बारे में बताना, आज ही करवा देंगे, कल करवा कल बचेगा नहीं। अच्छा एक बार शुरू से समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या था, नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार, जब नेहरू जी का मृत्यु हो गया तब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ठीक है। कौन बने थे, लाल बहादुर शास्त्री, मृत्यु कब हुआ था, नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हो गया था, ठीक है। कहाँ मृत्यु हुआ, शास्त्री जी ने अपना क्या काम किया था 2 साल में, कार्यकाल कुछ किया तभी ना 2 साल में, ऐसे थोड़ी बैठ के खाली खाना खाए, क्या काम किए थे अभी बताए नहीं। पहला तो ये जय जवान जय किसान का नारा,
दूसरा काम क्या था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें बहुत अच्छा समर्थन दिए थे और वो भारत को जिताया था। ठीक है, ये कार्यकाल था उनका। अब जब लाल बहादुर शास्त्री जी मरे, उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बने, फिर ये कारण था, तो इंदिरा गांधी बने। तो इतना आसानी से भी इंदिरा गांधी नहीं बने, टक्कर हुआ दो के बीच में, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में। तो जो कांग्रेस के पार्टी के लोग थे वही लोग वोट दिए थे, 3 भाग में वोट दिए थे। तो जो 2 भाग था वो इंदिरा गांधी की तरफ मिला था और 1 भाग था मोरारजी देसाई के बीच में। तो इसीलिए इंदिरा गांधी जीते और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद क्या था, 1967 का आम चुनाव, विभाजन। कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था? राष्ट्रपति चुनाव, पार्टी सैनिक शासन और कांग्रेस के 2 टुकड़े। ठीक है, विभाजन का कारण था, ये तो डिटेल में दिया हुआ था, हम पढ़ेंगे। कांग्रेस की पुनर्स्थापना कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था पुनर्स्थापना फिर से। और सबसे बड़ा कारण ये था, गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था इंदिरा गांधी ने, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ा गरीब लोगों को। ठीक है, ये याद रखें कि कांग्रेस का जो पार्टी था 2 भाग में बटा था, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर किसका पार्टी है? इंदिरा गांधी का। और कांग्रेस ओ किसका पार्टी है? सिंडिकेट का। ठीक है, उसके बाद थोड़ा नेहरू जी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संकट, ये कौन बनेगा? तो वही था जवाहरलाल नेहरू। मृत्यु हो गया, देश का नेतृत्व उत्पन्न हो गया शून्य, ये था आशंका। उसके बाद कौन बना था? लाल बहादुर शास्त्री। और कहते जय जवान जय किसान का नारा दिया था। 1965 में पाकिस्तान के आक्रमण का सामना किया और युद्ध में पाकिस्तान को हराया। 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता में उनका मृत्यु ताशकंद में ही हो गया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री के बाद उत्तराधिकारी इंदिरा गांधी। इन दोनों, आप देखें, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में मत दिया गया तो इंदिरा गांधी जीते और प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी ने क्या काम किया था? क्या काम किया था? प्रीवी पर्स खत्म थे। ठीक है, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 1960 का दशक खतरनाक क्यों माना? नेहरू जी का मृत्यु, 1962 में युद्ध हुआ था चीन का, फिर पाकिस्तान से सूखा आ गया था देश में, खाद का कमी, रुपया में गिरावट हो गया, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ गया, हिंदू मुस्लिम में दंगा हो गया, सामाजिक क्षेत्र में विवाद हो गया और कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। यह था 1960 का दशक का कारण, क्यों खतरनाक माना जाता है। चौथा आम चुनाव 1967, कितने सीट पे हुआ था? 505, जिसमें 283 सीट प्राप्त हुआ था, लेकिन 8 राज्य में हार का सामना करना पड़ा कांग्रेस को। और उसी में कांग्रेस गैर कांग्रेसवाद की लहर दिखाई दी और राज्य में कांग्रेस का एकाधिकार टूट गया। तब जाके एक गैर कांग्रेसवाद का अर्थ आया। क्या था इसमें अर्थ में? कौन दिया था और इसको? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, 1969 में कांग्रेस विभाजन हुआ। ये 2 में कारण देखिए, कारण पढ़ लिए थे। पहला क्या था? राष्ट्रपति चुनाव पर विवाद, सिंडिकेट बना इंदिरा गांधी संघर्ष, दक्षिणपंथी वामपंथी मतभेद, युवा तर्क, मोरारजी देसाई से विधि विभाग वापस लेना, ये था विभाजन के कारण। भारत के बारे में पढ़े। कांग्रेस एक पार्टी है, अभी भी है, लेकिन अब जीती नहीं रही, जब बीजेपी का बोलबाला चल रहा है। ठीक ना। उसके बाद 1971 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बहुत भारी बहुमत प्राप्त हुआ था इंदिरा गांधी को, जिसमें 518 में से 352 सीट मिल गया। ठीक है, और ये उनका थोड़ा क्यों भारी बहुमत से क्यों उनको मिला था, ये था कारण कि प्रीवी पर्स को ख़त्म किए थे, गरीबी हटाओ का नारा दिए थे, विकासमात्मक काम किए थे। ठीक है, बैंक का राष्ट्रीय एकीकरण किए थे, राष्ट्रीयकरण किए थे। ठीक है, ये सब। और ये था कमजोर विभाजित विपक्ष, तो उनका जो विपक्ष था कमजोर था, कोई मजबूत नेता नहीं था, इसीलिए जीत गए इतना बहुमत से। ठीक है, क्लियर?
सेव था क्या पहले से? हाँ ठीक है।